नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 10वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 9 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी आसानी से देख सकते हैं। सारे के सारे मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है और दोस्तों विद कॉन्सेप्ट के साथ हैं सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे मॉक टेस्ट। तो जरूर देखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर जरूर बनाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट, तो जरूर देखिएगा। आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 33 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सेलेक्टेड होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सारे क्वेश्चंस रामबाण होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। 33 में से कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सारे क्वेश्चंस और अच्छे से डिफाइन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से दोस्तों डिफाइन करते चलेंगे और विद कॉन्सेप्ट के साथ हल करते चलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन करा रहा हूँ, कॉम्बो पैक करा रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाया दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रोजाना शाम को 8:30 बजे हमारे हिंदी का मॉक टेस्ट होता है, जबरदस्त और टॉप 33 या 30 क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग जरूर लगाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपने जो सपने हैं उनको साकार जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर दोस्तों चीनी तिब्बती। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 74 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जो लेवल है वो दोस्तों 2 नंबर का है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से तैयार जरूर करें। ठीक है, 37 में से 37 क्वेश्चन से आप लोग सही करके आएंगे एग्जाम में, देख लेना दोस्तों। जितना मॉक टेस्ट आप लोग हल करेंगे, जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने क्वेश्चन को हल करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, रोजाना मॉक टेस्ट की क्लास से जरूर जुड़िएगा शाम को 8:30 बजे। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी जो है ये आपकी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है दोस्तों संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी की जो आदि जननी भाषा है वो है दोस्तों आपकी संस्कृत। ठीक है दोस्तों, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तालव्य ध्वनियाँ पूछा है, मतलब वे ध्वनियाँ जो तालु से बोली जाती हैं। ठीक है, तालु से बोली जाती हैं, उनको हमें बताना है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, च, छ, जय, झ। ठीक है, ये जो ध्वनियाँ हैं ये दोस्तों हमारी तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्या है दोस्तों, ये हमारी तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। क वर्ग का कंठ से होता है, क, ख, ग, घ, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, त, थ, ये आपके दंत वर्ण है। त, त जब हम बोलेंगे त, तो जो हमारी जीभ है उसका अगला जो भाग है वो कहाँ लग रहा है, दांत पे लग रहा है, तो दंत वर्ण कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये दंत होंगे। तो यहाँ पर हमारा, और ये दोस्तों हमारे डेड हेड है, ये हमारे पंचमाक्षर भी कहलाए जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत तो दोस्तों सारे के सारे ही आते हैं। ये स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 होती है, ये आप याद रखिएगा। कैसे लेकर के माँ तक के सभी वर्ण हमारे कैसे होते हैं, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है तालव्य ध्वनियाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्णमाला
में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या पूछी है, ना कि वर्णों की संख्या। ठीक है, अगर वर्ण पूछ लेता आपसे, ठीक है दोस्तों, अक्षर पूछ लेता, वर्ण पूछ लेता, तो वर्णों की जो संख्या होती है वो दोस्तों टोटल 52 होती है। कितनी होती है वर्णमाला में? 52 होती है। लेकिन हमसे पूछा है दोस्तों व्यंजनों की संख्या, 11 होती है, 45 होती है, 33 होती है या 50 होती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। 25 तो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, वो आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके दोस्तों अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 4 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष या अघोष, इनको अघोष भी बोला जाता है, सघोष भी बोला जाता है। ठीक है, घोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, कंपन हो, बोलते समय कंपन हो, तो वो संख्या, वो जो वर्ण होते हैं वो दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं, घोष या सघोष। इनकी संख्या जो होती है वो दोस्तों वो 31 होती है। इसको भी आप याद रखिएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में कंपन हो तो घोष वर्ण होंगे वो। ठीक है दोस्तों, और कंपन ना हो तो अघोष वर्ण होंगे, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, थे, खे, चे या है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, है जो है दोस्तों ये हमारा कैसा वर्ण है? तो दोस्तों ये आपका घोष वर्ण है। जब हम बोलेंगे ना है तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं इनमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है बोलते समय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? नामवाची कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, नामधारी कहलाते हैं या विशेष कहलाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो दोस्तों उनको हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। ये संज्ञा की ही परिभाषा है। ठीक है, बात करें हम संज्ञा की, तो दोस्तों संज्ञा जो होती है वो अर्थ के हिसाब से 5 प्रकार की होती है। अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और आपकी समूहवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। अगर आपसे पूछे कि रचना की दृष्टि या उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। रूढ़ शब्द, रूढ़ संज्ञा, यौगिक और योग रूढ़, ये आपके 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी करें। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सारे क्वेश्चन रामबाण हैं। इससे पहले वाले जितने भी मॉक टेस्ट हैं जरूर लगाइएगा। ठीक है, इस आपका जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों कैंसिल हुआ था, लीक हो गया था। ठीक है, एग्ज़ाम रद्द हो गया था। उसके बाद हमने दोस्तों कंटिन्यूस क्लास की हैं, कंटिन्यूस मॉक टेस्ट लगाए हैं। उसमें दोस्तों उस सीरीज़ में हम दोस्तों 92 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे 92 मॉक टेस्ट, उनको भी लगाइएगा। रोज़ाना आप लोग 3 से 4 या 5 जितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं रोज़ाना लगाइए, क्योंकि दोस्तों अंतिम समय है। ठीक है, आपके पास अब ज़्यादा समय है नहीं। आज डेट हो गई आपकी दोस्तों 8, तो 8 तारीख हो गई, तो 8 से अब कितना दिन रह गया? 23 का आपका पेपर है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा और लग जाइए और लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, तभी आपको वर्दी मिलेगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारे तीन भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत दोस्तों वह हो गया, वे हो गया, उसकी हो गया, उसका हो गया, किसकी हो गया, है ना, किसको हो गया, ये सभी जो शब्द हैं ये दोस्तों हमारे कैसे हैं? अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है आपका, मैं खेल रहा हूँ। तुम सो रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अन्य पुरुष पूछा है हमसे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, वे पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूर के लिए बोला जा रहा है, वे पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर दूर का बोध हो, दूर के लिए कोई बात कही जाए, ठीक है, वहीं पर हमारा क्या हो जाता है? अन्य पुरुष हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
सर्वनाम याद रखिएगा, सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निमित्त शब्द जो है ये क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। चलना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो दोस्तों ये हेतुवाचक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। यहाँ पर हमें क्रिया विशेषण बताना है। अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। सूर्योदय होगा, नीला होगा, विगत होगा या धीरे धीरे होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर के आ रहा हूँ प्रत्येक वीडियो में, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर जरूर बनाइए। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं देना आपको, सिर्फ मोटिवेशन के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग बस इतना करते रहिए, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको ऐसे मॉक टेस्ट कराऊंगा कि आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्रिया विशेषण पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा, धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द है, और शब्द क्या है। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या फिर दोस्तों विस्मयादि बोधक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, और जो है इसमें बीच में जो और आया है इसको बताना है ये कैसा शब्द है, ये वाक्य में और शब्द क्या है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। और जो शब्द है ये दोस्तों हमारा कैसा है, और जो शब्द है दोस्तों ये हमारा दोस्तों समुच्चय बोधक है। क्या है दोस्तों, समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे और हो गया, वाह हो गया, है ना, एवं हो गया, तथा हो गया, या हो गया, अथवा, किंतु, परंतु, ये जो शब्द हैं सभी दोस्तों हमारे समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंस हो या दोस्तों दो शब्द हो उनको जोड़ने का काम करते हैं। अंकुर और अंकित और अंकुर इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो समुच्चय बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है। दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है। यहाँ पे तद्भव पूछा है। तद्भव दोस्तों वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, जिनका हम रूप परिवर्तित करके, जिनको तोड़ मरोड़ करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, वही हमारे तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। दंतोन हो गया, दातुन हो गया या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, दंत धावन का मतलब होता है जब हम मॉर्निंग में, पहले अब तो नहीं करता कोई भी, बहुत कम करते हैं, एक आध लोग करता है। जब जंगल में जाते थे तो क्या करते थे, दातुन तोड़ लेते थे नीम की, है ना। तो नीम की दातुन को हम दांतों को साफ करते थे, उसको हम बोलते हैं दंत धावन, ठीक है। तो इसका हमें क्या पूछा है, तद्भव पूछा है। दंत धावन जो है ये कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, इसका हमें तद्भव बताना है। क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, दातुन। क्या बोलते थे उसको, दातुन बोलते थे, दातुन कर रहा हूँ मैं, है ना। नीम की लकड़ी से क्या करते थे, दांतों को सफा करते थे। अब तो ब्रश करते हैं, कोलगेट करते हैं, कोलगेट क्लोजअप है, बहुत सारे क्वालिटी की अलग अलग चीज़ें आ रही हैं अब तो, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, दातुन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है दोस्तों। बताइए, सांवला, सामले, सामलू या संभल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है दोस्तों। तत्सम दोस्तों वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, जिनका हम बिना किसी रूप परिवर्तन के ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, श्यामला, ठीक है दोस्तों। तद्भव है ये हमारा, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, तो सांवला जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? रचना है, उद्गम है, अर्थ है या ये सभी है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा, ये सभी। ठीक है, शब्दों के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो रचना भी होता है, शब्दों की रचना, उद्गम भी होता है और दोस्तों अर्थ भी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मधुर शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। मधुर मतलब मीठा, है ना। और तो क्या बताना है मीठे का हमें? कड़वा, कड़वाहट। मधुर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लवण होगा, ललित होगा, कूट होगा या कटु होगा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा या विलोम। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है मधुर का, तो मधुर का जो विलोम होगा या विपरीत होगा वो दोस्तों कटु होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है? जिसमें हमारा एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है उसको हमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, बाकी सभी तीन जो है एक प्रत्यय से बने हुए हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाक्षिक होगा, भौमिक होगा, सामाजिक होगा या देविक होगा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा? निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, पाक्षिक। ठीक है दोस्तों, पाक्षिक जो है ये हमारा इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। भौमिक इसमें दोस्तों आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है, भौमिक में। सामाजिक में दोस्तों आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है और देविक में भी आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? विपरीता हो जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर क्रय शब्द में हम ऐसा कोई उपसर्ग लगा दें जिससे कि उसका जो अर्थ है वो विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए, कौन सा होगा? अनुपसर्ग होगा, आ उपसर्ग होगा, प्रय उपसर्ग होगा या वी उपसर्ग होगा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, टेस्ट लगाने के चक्कर में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अब तैयारी कीजिएगा। सभी लोग एक साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए, है ना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्रय दोस्तों, क्रय जो शब्द है हमारा, इसका मतलब क्या होता है? क्रय का मतलब होता है दोस्तों खरीदना, किसी चीज़ को खरीदना। ठीक है, क्रय, क्रय माने खरीदना। और अगर हम इसमें वी उपसर्ग लगा दें, क्या लगा दें? वी उपसर्ग लगा दें, तो क्या बन जाएगा? विक्रय बन जाएगा। ठीक है, विक्रय बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। विक्रय का मतलब होता है बेचना, है ना। क्रय मतलब खरीदना और वी उपसर्ग लगने से क्या बन गया? विक्रय बन गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? बेचना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि का संधि विकसित करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? इति धन आदि। क्या होगा दोस्तों? इति धन आदि। ठीक है, यहाँ से हमारा ई निकल के आ रहा है और यहाँ से हमारा बड़ा आ निकल के आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? या का निर्माण कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारी यण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यण स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अध्यादेश में कौन सी संधि है? अध्यादेश में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, गुण संधि होगी, यण होगी, वृद्धि होगी या दीर्घ होगी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मुख्य रूप से संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, इसको आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और आपकी आयादी संधि, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, तो बताना है हमें अध्यादेश में कौन सी संधि हो जाएगी। तो अध्यादेश का जब हम संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिधन आदेश। क्या होगा दोस्तों? अधिधन आदेश। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। यहाँ से हमारा ई निकल के आ रहा है और यहाँ से हमारा बड़ा आ, दोनों मिलकर के दोस्तों आ का या का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारी दोस्तों यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए।
अध्यादेश में कौन सी संधि? यण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? 6, 7, 4 या 2? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद हैं? 6 भेद माने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्थायी भावों की कुल संख्या है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 9 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 9 ही हमारे रस हैं। रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या 9 है। तो जब रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव भी आपके 9 ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। दोस्तों रसों की संख्या 9 है। अगर आपसे पूछे कि रसों की संख्या कितनी है तो आप लोग 9 लगाइएगा। अगर आपसे पूछे कि भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी है तो आप लोग 8 लगाइएगा। कितने लगाएंगे? 8 लगाइए। अगर आपसे पूछे तुलसीदास और सूरदास के हिसाब से तो 11 लगाइएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक सही शब्द है। एक शब्द का चयन करना है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार के लिए, ठीक है। एक शब्द क्या होगा? शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन करना है। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऑल चैप्टर कंटिन्यू, ऑल चैप्टर हम कर रहे हैं कवर, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। 37 क्वेश्चन आप लोग अच्छे करके आएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि दोस्तों पैराग्राफ जो आते हैं उनको आप इजीली कर लोगे, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसके लिए क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे, अस्त्र कहेंगे, भाला कहेंगे या त्रिशूल कहेंगे? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, अस्त्र। क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए अस्त्र कहते हैं, और जो हाथों से चलाया जाता है, ठीक है, जैसे तलवार हो गई, तो उसके लिए क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे, ठीक है। बंदूक हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, खून पानी होना। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ये मुहावरा है दोस्तों, खून पानी होना। पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर ना होना, भाई का खून करना, या पानी पीते ही खून की उल्टी होना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, कोई असर ना होना, खून पानी होना। मतलब बोल देते ना, इसका तो खून पानी हो गया, इस पर कोई असर नहीं है, चिकना घड़ा हो गया, इस पर कोई असर नहीं है ना, ये भी उसका ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, गुणहीन शब्द में कौन सा समास है? गुणहीन शब्द में कौन सा समास है? समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष, अव्यय या द्वंद्व समास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुणहीन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों बात करें हम द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में दोस्तों बीच में योजक चिन्ह आता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों ही पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे दिन और रात, है ना, राजा और रानी, इस प्रकार से। अव्ययभाव समास में पहला पद आपका उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास में दोस्तों आपका दूसरा पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्ह आता है, विभक्तियाँ लगती हैं, ठीक है। कर्मधारय समास में दोस्तों आपका विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, गुणहीन। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? गुण से हीन। अपादान कारक की से विभक्ति का लोप हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पशु शब्द का विशेषण है। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। तो पशु का जो होगा वो पार्श्विक होगा। क्या होगा दोस्तों? पार्श्विक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहु शब्द का बहुवचन है। बहु शब्द का बहुवचन पूछा है। वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहु का क्या हो जाएगा? बहुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वर्तमान खाली जगह में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है, ठीक है। तो खाली जगह में क्या आएगा? वर्तमान खाली जगह में भी
महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। संदर्भ आएगा, क्षेत्र आएगा, घटनाओं आएगा या कार्यकलापों आएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो जोड़ा सही नहीं है उसका चयन करना है। राजा रंक, पुत्र पुत्री, तनुज तरुणी, लाला लालाइन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताना है। लिंग जो होते हैं हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हमसे पूछा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजा रंक। ठीक है, यहाँ पर विपरीत हो गया, ये राजा का उल्टा क्या हो गया, रंक हो गया। लेकिन हमसे पूछा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, तो राजा क्या है, पुल्लिंग है। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पुत्र का पुत्री होगा, ये सही है। तनुज का तरुणी होगा, ये भी सही है। लाला का लालाइन होगा, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है पानी गए ना उबरे खाली जगह के लेखक कौन है। ये जो पंक्तियां हैं इनके लेखक बताने हैं, कबीरदास, रहीम, तुलसी या सूरदास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। पानी गए ना उबरे, तो दोस्तों ये आपका रहीम दास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 वैधि वनवास पुस्तक के लेखक कौन है। वैधि वनवास पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, अयोध्या सिंह हरिओद। वैधि वनवास किसकी है, अयोध्या सिंह हरिओद की है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और बताना है हमें दोस्तों कि परिमाण किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, परिमाण हम इसी प्रकार से लिखेंगे, परिमाण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा रहा, आपका स्कोर क्या रहा, 33 में से कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया, ईमानदारी से ज़रूर बताना। ठीक है, जुनून वर्दी है तो वर्दी लेकर रहेंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार जरूर करते रहिए। ऐसा मॉक टेस्ट कोई भी नहीं कराएगा, बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और विद कॉन्सेप्ट के साथ करा रहा हूँ, अच्छे से डिफाइन भी कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। क्वेश्चन तो हम हल कर ही रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। आपका 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ होती है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। वैसे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पैट का एग्जाम हो गया, यूपी टेट हो गया, एसटेट हो गया, ठीक है, जहाँ भी आपका सामान्य हिंदी पूछा जाता है, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है सारे मॉक टेस्ट। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है। ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तुम उसे पत्र लिखो, यह कैसा वाक्य है। आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है या निषेधवाचक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। तुम उसे पत्र लिखो, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक जिस वाक्य में आज्ञा का बोध होता है, वहीं दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, आज्ञावाचक हो जाता है। ठीक है, तुम उसे पत्र लिखो, ठीक है दोस्तों, तुम ये काम कर लो, ठीक है दोस्तों, तुम दिल्ली चले जाओ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, आगे दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और इस वीडियो का लास्ट। बिनु पग चले सुने बिन काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बिनु पग चले सुने बिन काना, बिना पग मतलब बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, विभावना होगा, विशेषोक्ति होगा या असंगति अलंकार होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। जहाँ पर दोस्तों बिना कारण के कार्य हो, बिना कारण के कार्य हो, वहाँ दोस्तों हमारा विभावना अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कारण नहीं है। बिनु पग चले सुने बिन काना, ठीक है दोस्तों, बिना पगों के चलता है, बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना कारण के क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 33 क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। आपने 33 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया ईमानदारी से ज़रूर बताएं। प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।